अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, चलते हैं फिर से आज अपने बायोदेवी रिंकल वाले लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसा कि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपसे डिस्कस कर लिया था और तो ये सेकंड पोर्शन बाकी रह जाता है। इसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर अपन बात करें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की, तो जैसे मैंने मेल में आपको बताया था दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी हो जाना, एडम्स एप्पल बनना, वैसे फीमेल्स में भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल के भी जेनाइटल एरियाज पर क्या होने लग जाएंगे, हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होने लग जाता है, उनके अंदर आवाज एकदम पतली होने लग जाती है, मतलब सॉफ्ट वॉइस हो जाती है, पतली का मतलब ऐसे। और उनके भी जो बोन्स है अगर वो लाइट वेटेड ही रहती है, उनकी जेंट्स की तरह हैवी नहीं होती है। वेजनल एरियाज वगैरह होते हैं वहां पर हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। तो ये सारे जो फीमेल्स के हैं वो कौन से हो जाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। अब अपन बात करें वापस सेक्सुअल ऑर्गन की, अगर अपन बात करें तो फीमेल में भी जैसे मेल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन थे, यहाँ पर भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी या एसेसरी ऑर्गन्स हो जाएंगे। अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो यहाँ पर फीमेल में क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑर्गन ओवरी। तो फीमेल जो होती है यहाँ पर 2 ओवरीज को कैरी करती है। फीमेल में जो 2 ओवरीज होती है उसके अलावा जो भी पार्ट पोर्शन हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फैलोपियन ट्यूब की बात करूं, फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस या वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइट एरिया, ये सारे जो पोर्शंस हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, सेकेंडरी। यानी ओवरी के अलावा जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट की भी अगर बात करें तो वो भी वहां पर सेकेंडरी पोर्शन में आ जाता है। सबसे पहले अगर ओवरीज की बात करें तो जो एक लड़की जब जन्म लेती है तो उसमें नियर अबाउट 2 to 3 मिलियंस एग्स होते हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो एग बाद में नहीं बनते हैं, पहले से हो रहे हैं, मतलब वो जब वो गर्भाशय में थी या अगर जब माँ के पेट में थी तभी एग का डेवलपमेंट तो हो चुका है, लेकिन बाद में उसका ग्रोथ होता है। तो आप कई लोग ये बोलते हैं ना कि हर महीने एक अंडा बनता है, दैट इज नॉट ट्रू। अंडा बनता नहीं है, इट ओनली ग्रो। मतलब जो प्राइमरी शेल है वो तो बन चुकी है, बाद में उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ। यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ एवरी वुमन कैरी 2 to 3 मिलियंस ऑफ एग। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी हो जाती है यानी प्यूबर्टी तक आने लगती है, फॉर एग्जाम्पल वो 12 से 13 साल की जब हो जाती है तब तक नियर अबाउट 75% एग्स जो है वो लॉस हो चुके होते हैं, मतलब डीजनरेट होते हैं थोड़े थोड़े करके, और बचते कितने हैं, सिर्फ 25%। और 25% भी कम नहीं है, करीबन 3 लाख एग बचते हैं। तो ये जो 3 लाख एग होते हैं ये क्या करते हैं, प्यूबर्टी को गेन करने के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर हर महीने एक एग डेवलप करके ग्रो करके बॉडी से रिलीज होता है। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन वो एग जो है वो आगे जाकर बेबी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो हर महीने मेंसेस जो आते हैं फीमेल में वो एग को रिलीज करवाने के लिए ही आते हैं। एग रिलीज हो गया, अब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब क्या आ जाएंगे, मेंसेस आ जाएंगे। अब अगर बात करें ओवरी के अंदर जो एग की ग्रोथ की अगर अपन बात करें तो ग्रोथ कैसे होती है, एक जो सेल है फॉलिकल सेल वो एनलार्ज करेगी, मतलब वो पहले प्राइमरी जो सेल थी अब वो एनलार्ज कर रही है, एनलार्ज करके वो क्या बनाती है, बड़ा फॉलिकल बनाएगी। ये फॉलिकल अपने अंदर क्या करता है, एक सेल को एनहेंस करके एग की फॉर्म में उसको ग्रो करवा रहा होता है। जब ये ग्रो करता है तो ग्रो करते करते ये पूरा प्रॉपर मैच्योर एग बन जाता है। जब ये जो ग्रोथ हो रही होती है इसमें एस्ट्रोजन रिलीज होता है ताकि ग्रोथ होती रहे, और जब वो प्रॉपर स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है तो फिर ब्रेन के मैसेज मिलता है ब्रेन को कि भाई अंडा जो है मैच्योर हो चुका है, जो एग जो है वो मैच्योर हो चुका है। तो एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसे बोलते हैं एलएच। यानी एग की ग्रोथ करवाने में, फॉलिकल की ग्रोथ करवाने में तो हेल्प करता है एक हार्मोन, वो होता है एफएसएच। और दूसरा जो एलएच हार्मोन है, जब वो पूरा ग्रो कर लेता है एग तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एलएच। जब एलएच का लेवल बढ़ जाता है तो 14th डे फीमेल की बॉडी से एक एग रिलीज होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर एग रिलीज होता है। जब वो एग रिलीज हो जाता है और उसी टाइम पीरियड में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर इंटरकोर्स हुआ है तो वो एग क्या करेगा, फर्टाइल हो जाएगा और बाद में जाके बेबी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो एग जो है वो 28th डे बॉडी से ब्लड और म्यूकस के साथ निकलता है।
तो ये तो हो गई ओवरीज की बात। अब जो ओवरीज होती है वो लोकेटेड कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड होती है, और ओवरीज जो हमको पकड़ के रखती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं फिम्ब्री, और ये फिम्ब्री आगे जाकर एक्सटेंड होती है, और इस एक्सटेंड हुई हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो ओवरीज है दोनों तरफ, ये ओवरीज को किसने पकड़ के रखा है, अब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली है, वो कौन सी हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब। ओवरीज की अगर अपन बात करें तो जो ओवरी है इसके अंदर भी दो तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी, एक हो जाएगी कॉर्टेक्स हो जाएगी, एक हो जाएगी मेडुला, लेकिन इसके अंदर जहां पर इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर ये जो एग का ग्रोथ है ये हो रहा होता है। तो मैं इसके लिए आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, कैसे एग बड़ा होता है, कैसे एनलार्ज होता है, कैसे एग बाहर रिलीज हो जाता है। तो देखिए इस पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो प्राइमरी सेल है वो ग्रो कर रही है फॉलिकल की फॉर्म में, एंड्रम वगैरह बन रही है, और जाते जाते बाद में लास्ट में एक एग साइड की तरफ एक एग निकल रहा है, और पीछे की तरफ जो है एक पीली सी स्ट्रक्चर बच रही है जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम में आगे जाकर क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराती है। इसका फंक्शन मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर देखें अपन ओवरीज जो है, कई बार फॉर एग्जांपल एक साथ दो एग रिलीज करती है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब ओवरीज दो एग रिलीज करती है तो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। तो ट्विंस कैसे बनते हैं समझ में आया। ट्विंस भी है वो दो कैटेगरी के हो सकते हैं, अगर सेम एग है वही आगे जाकर डिवाइड कर रहा है तो वो आइस हो जाएगा, ट्विंस हो जाएगा, मतलब दिखने में 100% सिमिलर। और अगर दो अलग अलग एग रिलीज हुए हैं तो वो बच्चे या तो लड़का या लड़की, या दो लड़के या दो लड़कियां, इस तरह से हो सकते हैं, और वो पूरी तरह से सिमिलर नहीं होंगे। फिर ओवरीज के अंदर अगर बात करें, ओवरीज का जो एग बना था उस एग के अंदर, अब क्वेश्चन कहां पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन पूछेंगे कि एग की बाहर वाली जो लेयर है जो एग के बाहर बन रही है उसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाहर की तरफ ये कुछ इस तरह से जो कुछ कॉलमनर सेल्स होती है वो इसके बाहर इस तरह की स्ट्रक्चर बना देती है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि जो बाहर की तरफ जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस निकल के लेयर बन रही है उसे तो क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा, और एग की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपके और भी एग्जामों में आ सकता है। अब अगर अपन बात करें आगे, ओवरीज जो है ये ओवेरियन फिलामेंट से कुछ अटैच्ड होती है, यहाँ पर इस तरह से ये ओवेरियन फिलामेंट से अटैच है, और इसका अगर देखा जाए कितनी लंबी है तो ये करीबन 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो लेंथ है वो नियर अबाउट 1.5 to 3 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अब जब ओवरी यहाँ फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी है तो फैलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें तो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर। जब भी ओवरी एग को रिलीज करती है फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब ही उस एग को आगे यूट्रस के पास लेके जाती है, और यूट्रस के पास तो लेके जा रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो प्लेस होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। यानी फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म ने एग को अगर फर्टाइल किया है तो वो कहां करेगा, फैलोपियन ट्यूब में, बिकॉज स्पर्म को एंट्री यहां से किया, स्पर्म भी यहां तक आ जाएंगी, और यहां से एग दिया फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर आपने सुना हो कि नसबंदी करवा ली है या ऑपरेशन करवा लिया है फीमेल ने अपना ताकि बच्चे पैदा नहीं हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में पहले जमाने में तो क्या करते थे कि फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते थे, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है उसमें कैसा करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को बांध देते हैं, मींस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से उनको क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, मींस इस तरह से कुछ कैसा कर देंगे, वो फैलोपियन ट्यूब में ऐसे कुछ पहना दिया या फिर कुछ धागे से कवरिंग वगैरह करवा देते हैं। ये कवरिंग से क्या हो जाएगा, अब जो है वो एग क्या है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो जो नसबंदी या वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो होती है, जिसमें ट्यूबेक्टोमी का प्रोसीजर जो होता है, ट्यूबेक्टोमी के प्रोसीजर में यही किया जाता है कि यहाँ पर नॉट लगा दी जाती है या इसको कट कर दिया जाएगा। और जेंट्स में क्या कर देते हैं, वेसेक्टोमी करते हैं। वेसेक्टोमी में क्या करेंगे, उनकी वास डिफरेंस को कट कर देंगे या वास डिफरेंस को बांध देंगे। तो क्लियर। अब अगर फैलोपियन ट्यूब से इधर की तरफ आप देखो तो यहाँ ऊपर की तरफ जो अपर मोस्ट पोर्शन है वो एक स्ट्रक्चर को बनाता है, उसे बोलते हैं फंडस। क्या बोलेंगे, और लेकिन नीचे की तरफ वो एक स्ट्रक्चर को बनाता है जिसे बोलते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स जो होती है ये आगे जाकर क्या किसकी ओपनिंग बनाती है, वेजाइना की ओपनिंग बनाती है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है उसका अपर मोस्ट पार्टीशन अगर आप देखोगे तो वो फंडस कहलाता है,
और इसका जो टर्न वाला ये हिस्सा है ना, ये इनफंडिबुलम कहलाता है। क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम। अब जो सर्विक्स है वो आगे की तरफ ओपन हो रही है, वो क्या स्ट्रक्चर बना रही है? वेजाइना बना रही है। अब वेजाइना की अगर अपन बात करें तो वेजाइना जो है दो चीजों में हेल्प करती है। सबसे पहली चीज तो ये बर्थ कैनाल की तरह काम करती है। बर्थ कैनाल की तरह कैसे? जब भी बेबी का बर्थ होता है तो कहां से निकलेगा बेबी? वेजाइना से निकलेगा। तो ये एक बर्थ कैनाल की तरह भी काम करती है। सेकंड, इंटरकोर्स के टाइम ये स्पर्म की एंट्री में भी हेल्प करती है। एंड थर्ड फंक्शन, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो उस समय ब्लड जो एग जो है वो ब्लड के साथ निकलता है, वो भी कहां से निकलता है? वेजाइना से निकलता है। तो ये सारे पोर्शन कैसे हो जाएंगे? ये तीनों आपके वेजाइना की बात होगी। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये ट्राइंगल, जैसे इसको देखो इस तरह से मैं बनाऊं अगर, तो ये ट्राइंगल पार्ट जो है ये पियर शेप्ड है, उल्टा जो पियर रखा हुआ है वैसा आपको कुछ ये दिखता है। तो ये पियर शेप स्ट्रक्चर जो होती है ये होती है आपके यूट्रस। और ये यूट्रस जो है इसके अंदर बेबी का जो डेवलपमेंट है वो होता है। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर जो बाहर, सबसे बाहर की तरफ वाली लेयर है वो हो जाती है पेरीमेट्रियम। सेकंड, बीच वाली लेयर जो हो जाती है वो हो जाती है मायोमेट्रियम। एंड थर्ड, सबसे बाहर अंदर वाली लेयर जो है वो कौन सी हो जाएगी? एंडोमेट्रियम। तो जब भी इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन यानी फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब अंडे को चिपकना है यूट्रस से, तो उस चिपकने वाली कंडीशन में कौन अपने आप को तैयार करती है? एंडोमेट्रियम तैयार करती है। और इसको ये मैसेज कौन देती है इम्प्लांटेशन कराने के लिए? जो वो पीली वाली स्ट्रक्चर ओवरी से एग रिलीज के बाद बन रही थी, कॉर्पस ल्यूटियम, वो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगी और जो अंडा फर्टाइल होके आया है अब यहाँ पे, उसको यहाँ चिपका देगी। मतलब अगर इस तरह से आप देखो तो आपका जो एग है जो फर्टाइल हो चुका था, अब इसको ग्रोथ करनी है तो वो यहाँ पे इस तरह से चिपक जाता है, यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है। और ये इम्प्लांटेशन को करवाने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरॉन। यानी 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन ओवरी के हैं, एक तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, ES, मैं लिख देती हूं यहाँ पे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यानी ये और ये। तो ये जो ये चिपकवाना है ना इम्प्लांटेशन, इसमें कौन हेल्प कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हेल्प कर रहा है। और ये निकल किससे रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से। किससे? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बन कैसे रही है? जब एग रिलीज हो जाता है तो जो पीछे येलोइश स्ट्रक्चर बच रही थी वो कौन सी हो जाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये तो आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर का एनालिसिस आपने कर दिया। अब अगर अपन बात करें फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया की, तो उसमें क्या होता है? फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है उसमें देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यहां पर जो एरिया होता है वो होता है मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस है, इसका काम क्या होता है? पेल्विक रीजन को कवर करके रखना, पेल्विक रीजन को सपोर्ट देना। फिर एक लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ये अंदर वाले जो एक्सटर्नल जेनिटलिया उसको कवर करके रखेगी। और इसी के जस्ट अंदर एक और स्ट्रक्चर हो जाती है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बिल्कुल पतली सी वो भी स्ट्रक्चर होती है, उस पतली सी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। और जो हेयर्स की ग्रोथ होती है वो होती है मॉन्स प्यूबिस पे और लेबिया मेजोरा पर। लेबिया माइनोरा पर हेयर्स नहीं होते हैं। उसी के ऊपर की तरफ अगर एक स्ट्रक्चर को आप देखें तो यहाँ पर, यहाँ जो मैंने ग्रीनिश कलर की स्ट्रक्चर बनाई है, देखिए मैंने राउंड बनाया पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये हो जाती है क्लाइटोरिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्लाइटोरिस के बारे में क्या है? जैसे मेल्स के अंदर पेनिस होता है, फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होती है। तो क्लाइटोरिस जो होती है यही सेंसरी ऑर्गन होता है और इरेक्टाइल करता है। जब भी फीमेल का ऑर्गेज्म होता है तो उसमें इरेक्टाइल करने वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? क्लाइटोरिस हो जाएगा। अब देखिए क्लाइटोरिस के अलावा यहाँ नीचे की तरफ 2 ग्लैंड्स काम करती है, जिससे एक फ्लूइड निकलता है और ये फ्लूइड क्या करेगा? आगे की तरफ रिलीज करेगा म्यूकस को और जिससे वेजाइना वेट हो जाती है। अब देखिए यहां की तरफ जो पूरा पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्टिबल। वेस्टिबल भी क्या करेगा? इस पोर्शन को सपोर्ट देने का काम करेगा। अब
जो वेजाइना होती है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जिसे अंदर की तरफ एक कवरिंग होती है, उससे बोलते हैं हाइमन मेम्ब्रेन। ये हाइमन मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर हाइमन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो लेडी कैसी है वो लेडी कैसी हो जाएगी? वर्जन हो जाएगी। लेकिन अब टाइम के साथ क्या हो गया, लड़कियां भी एक्टिवेटेड होने लग गई है, तो काफी एक्सरसाइज वगैरह भी करती है, काफी हार्ड वर्क भी करती है, मूवमेंट भी करती है, तो उस वजह से क्या होता है, हाइमन पहले ही ब्रेक हो जाती है। तो उस हाइमन के ब्रेक होने से हल्का सा जो है वो ब्लड रिलीज होता है। और ऐसा अब कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि अगर हाइमन नहीं है तो शी इज नॉट वर्जन। ये वर्जिनिटी को डिसाइड करने का क्राइटेरिया अब नहीं है, बिकॉज एक्सरसाइज करती है, साइकिलिंग करती है, गर्ल्स मूवमेंट करती है, उसमें ही हाइमन ब्रेक हो जाती है, बिकॉज ये बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है। फिर अगर अपन बात करें तो जो वेजाइना होती है वहां पर लैक्टोबैसिलस करके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेंगे, वेजाइना के एनवायरमेंट को एसिडिक बनाए रखते हैं। वेजाइना के एनवायरमेंट को एसिडिक बनाए रखना क्यों जरूरी है? ताकि वहां पर दूसरे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करें। ओके और गर्ल्स कई बार क्या करती है, बहुत ज्यादा अगर एंटीबायोटिक्स का सेवन कर लेती है तो वो एंटीबायोटिक्स की वजह से ये लैक्टोबैसिलस भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इस लैक्टोबैसिलस के मर जाने की वजह से उनको वेजाइनल इचिंग की प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ये लैक्टोबैसिलस का फंक्शन क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, कहां पर, वेजाइना की ओर। तो ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहां पर मेन क्वेश्चन बन सकता है, वो देख लीजिए। जब भी बेबी प्रोडक्शन होता है तो कौन सी वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो वो वॉल हो जाएगी मायोमेट्रियम। ठीक है, और इम्प्लांटेशन कौन सी वॉल पे होता है, तो एंडोमेट्रियम। और थर्ड फंक्शन क्या, जो ओवरी है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, फिर और अगर आपसे पूछ ले इंपॉर्टेंट फीचर, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो फर्टिलाइजेशन कहां हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। कई बच्चे लिख देते हैं यूट्रस, लेकिन यूट्रस गलत है। तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। वेजाइना के अंदर कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, लैक्टोबैसिलस। इसकी वेजाइना की लेंथ कितनी होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 12 सेंटीमीटर। उसमें आपको ये करेक्ट करना होता है, नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर वेजाइना की लेंथ होती है। फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने टाइम पीरियड का होता है, वो होता है 28 डेज। और 28 डेज के बाद बॉडी से क्या रिलीज होता है, ओवा प्लस म्यूकस प्लस ब्लड। कौन से दो हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, मेल एलएच एंड एफएसएच। एफएसएच फॉलिकल को ग्रो करने में हेल्प करता है। कई एग्जामों में एफएसएच पर क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको ये रट लेना है कि जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ग्रो करने में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, एफएसएच। और किसके सर्ज की वजह से, किसका अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ओव्यूलेशन होता है, तो वो हो जाएगा आपका एलएच। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछे जा सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बायोदेवी रिंकल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बने रहिए मेरे साथ बायोदेवी रिंकल की तरफ। ओके, बाय बाय।